नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में आपका स्वागत है। हम अपनी मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले टाइम एंड वर्क के 4 वीडियो हमने डाले रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आज से लगभग 4 या 5 सेट हम चाहते हैं कि पूरे चैप्टर को मिला करके एक प्रैक्टिस सेट किया जाए। पहले दिखा दे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस टाइम। फिर हम उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो हम जो भी हो सकता है 5-10 जितना सेट हो पाएगा हमसे, हम सेट को कंप्लीट कराएंगे आपका। फिर उसके बाद सिलेबस स्टार्ट करेंगे और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे बेसिक से लेकर के एकदम ट्रिक के साथ हम एकदम तैयारी करेंगे, क्योंकि इस टाइम आपको स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क कंपटीशन निकालने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। बेसिक तो हमें आना ही आना चाहिए, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क आना चाहिए। एग्जाम में बैठ करके पेपर कैसे सॉल्व करें, उस तरीके का लेवल हम बनाना चाहते हैं आपका। मतलब आप कम से कम समय में बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, इस तरीके से हम आपको मजबूत बना देंगे। तो इसी के साथ हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपका। आज थोड़ा सा लेवल कम होगा और प्रैक्टिस सेट आपका दिखाएंगे। और लेवल ये भी ठीक है एग्जाम के हिसाब से। अभी एग्जाम में आपको दोनों तरफ के क्वेश्चन मिलते हैं ना, एक पूरा का पूरा एकदम हार्ड नहीं मिलता है, पूरा का पूरा एकदम सरल नहीं मिलता है। उसी हिसाब से हम बनाए हैं आज का सेट। और आप लोग लगे जुड़े रहिए हमसे। हम आपको वादा करते हैं, आपको इस काबिल बना देंगे, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर देंगे। मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, आप हमारे साथ देखिए। सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे हम। चलिए, प्रैक्टिस सेट हमारा आ गया है। हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि होती है और बाद में 8% की कमी की जाती है। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं आपको, और लगाने के लिए आप 2 सेकंड में इसको लगा सकते हैं। आप देखिए, पहले कह रहा है, पहले कुछ लोग समझेंगे कि पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हो गई, तो हमारा टोटल परसेंट 0, जो ऑप्शन में दिया भी रहता है। देखिए, दिया भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये परसेंटेज है। इसको हम आपको समझाते हैं ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, कह रहा है मान लीजिए कोई पहले 100 रुपए का था, अगर उसमें 8% की वृद्धि हुई, 8% की अगर वृद्धि हुई तो वो हो जाएगा कितना, 100 का 8% कितना होगा, 8 होगा, तो टोटल हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा, 108। अब अगर फिर से कह रहा है 8% की कमी कर दी जाए, इसके बाद अगर 8% की कमी करेंगे तो अब हमें 100 का नहीं निकालना है, क्योंकि अब हम इससे करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से हम इसका 8% निकाल करके इसमें से माइनस करेंगे तब आएगा। तो ये इतना प्रोसेस को स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाता है, ये हम आपको समझाएंगे। देखिए, आप पढ़े होंगे ए बी फार्मूला यही है कि ए प्लस बी प्लस ए बी गुणे ए बी बटे 100। ये आप ए बी फार्मूला है, ये आप परसेंटेज, CISI बहुत बहुत जगह आप पढ़ेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो आपको ये आएगा ही आएगा, ये सबको आता है। तो हम आपको ये इसका इतना यूज करा देंगे, आपको ये एकदम होठ पर आ जाएगा ये सब फार्मूले। तो देखिए, हम इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट को हम कम समय में कैसे करेंगे यही हम सिखाएंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे। बाकी ये जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे आपका, तो सिलेबस को हम एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि हुई और बाद में 8% की कमी की जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए, इसमें ए बी फार्मूला आपको बताएं, पहले क्या हुआ है, 8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 8% की कमी हुई, कमी होगा तो माइनस, अगर वृद्धि होगी तो प्लस, ठीक है। फिर हम जानते हैं यहाँ पे क्या था, ए बी का मतलब ये पहले वाला ए, दूसरे वाला
बी, ठीक है। तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो माइनस यहाँ ए की जगह कितना है 8 और बी की जगह भी कितना है 8 है, ठीक है। तो हम उसके बटे 100 था, 100 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहां से निकालेंगे, ये जो हमारा आएगा यही होगा पूरा परिवर्तन, यही होगा हमारा प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ, यही होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस है, ये माइनस यही दर्शाएगा कि ये माइनस ये दर्शाएगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये कम हुआ है, मतलब इसमें क्या होगी, अगर कोई प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगी। हमेशा अगर प्रतिशत इक्वल है तो हमेशा, अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस हुआ तो हमेशा ये माइनस में ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, सॉरी ये हो जाएगा 64/100, ठीक है। तो 64/100, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस लगा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0.64%, ये प्रतिशत निकालने के लिए ये हमारा इक्वल परसेंटेज आएगा, मतलब 8% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हुई, और तो हमें टोटल कितने परसेंट की होगी कमी, तो ये 0.6564% की कमी होगी। इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखिए हम एक तरीके से प्रतिशत को फ्रैक्शन के मेथड से भी लगा सकते हैं। देखो 8% है, 8% का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8 को हम लिख सकते हैं 8/100, लिख सकते हैं 8/100। इसको अगर हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 चौके, हम यहाँ से 4 से सीधा कटा देते हैं, 4 से इसको कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 25 हमें 25, ठीक है। ये देखिए कह रहा है, अब यहाँ हम जानते हैं, हम नीचे वाले को हमेशा मानते हैं टोटल, नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं, टोटल। और ये ऊपर वाला जो होता है यही, जो अगर प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो बढ़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा, अगर कमी हो रही तो इसमें से घट जाएगा। तो टोटल हम मान लिए अगर ये 25 तो कह रहा है वृद्धि हो रही है, पहले तो वृद्धि हुई, तो अगर वृद्धि होगी तो इसमें हम जोड़ के लिखेंगे 27। फिर दूसरी बार क्या हुआ है, दूसरी बार कमी हुई है, तो फिर ये 8% फिर है, फिर से हम इसका लिख देंगे 25। अगर कमी हुई है तो कितने की कमी होगी, 2 की ही कमी होगी, 2 की कमी करेंगे तो हम यहाँ से घटा के लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से घटा के लिख देंगे। अब हम यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे 625 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दिया 81, 80 लगा 8, 27 दूना 54, 54 और 8 62, तो यहाँ डिफरेंट आएगा हमारा 4, डिफरेंट हमारा आ गया 4। और टोटल हम जानते हैं इस तरफ का जो आता है 625 जो है यही हमारा मूल वैल्यू है। मूल वैल्यू को अगर हम यहाँ से परसेंटेज निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 4/625 गुणे 100, हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही हमारा आ जाएगा 6.64%। मतलब ये हम इसलिए सिखा दिए हैं, कुछ ऐसी वैल्यू है जैसे 10 के नीचे वाली वैल्यू में ये नहीं लगाना चाहिए, 10 के नीचे वाले वैल्यू में ये लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी बन जाएगा। तो 10 के नीचे वाले में ए बी फार्मूला सबसे बेस्ट होता है। और अगर एक इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब ए बी फार्मूला का ही सिस्टम है। जैसे अगर आपकी जो ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अगर समान है तो सीधा सीधा आप इसी को लिख देंगे a²/100, यही हमारा इक्वल परसेंटेज निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए 8% है, 8% के बटे 100 लिख देंगे और स्क्वायर है तो हम 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हम सीधा 6.64% निकाल लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये अगर इक्वल है तो हमेशा ये माइनस में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए बी फार्मूला से, अभी 8 प्लस और -8 और उसके बाद -8 गुणे 8/100 था, ठीक है। तो ये हम जानते हैं ये कट जाएगा, यही जो बचेगा माइनस। तो हमेशा ये अगर प्रॉफिट अगर कहीं कमी, ये हमेशा कमी होगा, समझ लीजिए कि माइनस का मतलब कमी दर्शाएगा, अगर प्लस में हुआ तो अधिक हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दूसरी क्वेश्चन को हम समझाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी गई। पेन के अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बस वही, इसमें एबी फार्मूला में इसको भी रख लीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कह रहा है 15% की वृद्धि हुई पहले, तो पहले हो गई 15% की वृद्धि प्लस, फिर कह रहा है बाद में कमी, ये वाली शब्द को ध्यान में रखा जाता है। कमी है तो माइनस, माइनस करेंगे, और एक प्लस, अगर एक माइनस है तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आएगा, तो हम लिख सकते हैं 15 गुणे 20 पान 100। अब यहाँ से हम इक्वल निकालना चाहें, ये हम जानते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ से घटाएंगे 5 5 जाए 15, ये 3 आ गया माइनस में और 20, ये हो गया 15 माइनस 23 आपको समझ में आ गया होगा। 20 और 3 23, ये माइनस है तो हम जानते हैं माइनस है तो घटा कर लिखेंगे, लेकिन चिन्ह उल्टा, डिफरेंट इनका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, लेकिन अगर ये बड़ा है तो इसका चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये 8% जो है इक्वल परसेंटेज, मतलब शुद्ध प्रतिशत यही आएगा। 8% का यहाँ पे हानि होगा, कीमत मतलब उसकी हानि होगी जब उसको कम में से बेचा जा रहा है, ज्यादा पैसा में दे करके कम में बेचा जा रहा है तो हानि होगी। इसको ऐसे लगाया जाता है और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, आपका हमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए हम और बेसिक से और नहीं बता रहे हैं। इसको जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 34 है। पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है? ये औसत का चैप्टर है, औसत चैप्टर से आया है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बेसिक बता देते हैं। हर क्वेश्चन में अगर हम बेसिक बताएंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, हम चाहते हैं कम समय में आपका कंप्लीट हो जाए। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हम मान सकते हैं, एक ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, हम मान लीजिए ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका औसत हम जानते हैं। औसत का मतलब यही होता है कि जितने औसत के अगर हम योग निकालना चाहें, अगर ये पांचों का योग निकालना चाहें, हम ये कह सकते हैं औसत में संख्या नंबर ऑफ कैंडिडेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका योग निकल जाएगा। औसत अगर 32 है, औसत अगर 32 है, अगर 32 में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 5 से गुणा करेंगे 32 पंचे 160, ये इनका टोटल निकल गया। हमसे कह रहा है पहले 3 और अंतिम 3। पहले 3 का औसत दिया है, पहला 3 हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इनका औसत दिया है 28, तो 28 गुणे 3 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं। इसका हो जाएगा 28 या 84। और फिर आखिरी 3 में हो जाएगा सी प्लस बी प्लस सी डी और ई ना, सी डी और ई। इनका औसत दिया है 34, तो 34 पूरे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे क्योंकि 3 लोग हैं। 34 या 102। ठीक है, हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं? 5 कैंडिडेट हैं। 5 कैंडिडेट का टोटल योग कितना आया है? इतना आया है। यहाँ पे कितने लोग हो जा रहे हैं? यहाँ पर भी 5 ही है, लेकिन सी को क्या है? 2 बार है। सी अगर 2 बार है तो हम इसको हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 186 है, लेकिन हमारा पांचों को मिलाकर कितना है? 160 ही है। 186 ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सी को कितनी बार? 2 बार काउंट कर लिया है। सी को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन दोनों का डिफरेंट होगा, डिफरेंट यही होगा कि जो सी का मान होगा, क्योंकि सी को हमने 2 बार किया है। अगर सी ना होता तो हमारा आंसर कितना आता है? 160 आता है। यहाँ सी यहाँ पे 2 बार है, इसलिए सी का एक वैल्यू बढ़ गया, तो हम यहाँ का जो डिफरेंट होगा 26।
ये जो 26 है, ये जो 26 है यही हमारा सी का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चल गई है। और हम ये जानते हैं ए प्लस, अब क्वेश्चन पूछ रहा है पहली दो संख्याओं का औसत क्या है। पहली दो संख्या कौन कौन सी है, ए और बी। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 84। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 84 है। तो हम कह सकते हैं कि 84 में से अगर हम 26 निकाल दें, 26 किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सी का वैल्यू नहीं चाहिए। सी का अगर हम निकाल दें, सी का मान अभी हम निकाले हैं 26, तो यहाँ से 84 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 में से 6 गए 8, और ये आ गया 7 में से गए 5। ठीक है, ए प्लस बी का मान हमारा 58 आ गया। इनका औसत पूछ रहा है, औसत के लिए हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 29। तो हमारा पहली दो संख्याओं का औसत 29 होगा। तो हम यहाँ से 29, इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको आप पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम समझाते हैं। इसको एग्जाम में बैठ करके कैसे समझे, कैसे करेंगे हम, सीधा ये पहले 3 का औसत निकालेंगे, 28 या 84, ये 3 का टोटल निकल गया हमारा। और ये अंतिम 3 का कितना हो जाएगा, 34 गुणे 3, 102। हम यहाँ से टोटल निकाल देते हैं, 186। और कह रहा है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हम जानते हैं, एक का अगर 32 है तो 5 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये 160 का अंतर हो जाएगा, 160 का अंतर 26 है। ये 26 ही हमारा बीच वाला होता है हमेशा। बीच वाला मतलब ये जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कौन कॉमन है, सी कॉमन है। हमें यहाँ से सी का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ये पता चल गई, सी की वैल्यू अगर हमें पता चल गई है तो हम ये तीनों में से या इसमें से किसी में से निकाल सकते हैं। अगर जिसका पूछेगा, हमें पूछ रहा है पहली, तो पहली के लिए हम पहले समीकरण से निकाल लेंगे, पहले समीकरण से वही निकालेंगे जैसे निकाले हैं। है वही चीज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, इसको डायरेक्ट आप पढ़िए और लिखिए, तुरंत डायरेक्ट पढ़िए और लिखिए तभी हो पाएगा। चलिए, इसका आंसर हमारा आया था क्वेश्चन नंबर का 3 का ए 29 है, इनका औसत 29 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है, राजेश ने एक मशीन 5,000 रुपए में खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 रुपए का भुगतान किया। यदि वह मशीन को 5,075 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या नुकसान प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक। अच्छा देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारा कास्ट प्राइस, हमारा जो कास्ट प्राइस होता है वो जो भी परिवहन पे, उसमें कोई मरम्मत कराए, जो भी होगा ये हमारा कास्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो ये मरम्मत, ये जो परिवहन के लिए है, परिवहन भी हमारा क्या है, कास्ट प्राइस में ही ऐड होगा। तो यहाँ पे दिया है कास्ट प्राइस, हम मशीन मशीन को अगर खरीदा, कास्ट प्राइस मतलब जितने में वो खरीदता है, यहाँ पे कितने का खरीदा है, 5,000 रुपए का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 250 रुपए का परिवहन खर्च लगा है, तो हम 250 इसी में जोड़ेंगे, 250 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5250, मतलब 5250। ये हमारा जो है ये सीपी है, सीपी को हम लिखते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है, और ये कह रहा है 5,075 में बेच रहा है, 5,075 में बेच रहा है। तो 5250 रुपए में खरीद करके 5,075 में बेच रहा है। आप देख रहे हैं ये कम में बेच रहा है, कम में बेचेगा तो मेरा हमारा हमेशा ये क्या होगा, लॉस, लॉस होगा। लॉस, यहाँ हम देखिए प्रॉफिट वाला ऑप्शन तो पहले ही काट देते हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ये क्या हुआ, लॉस हुआ। अब हम यहाँ से इनका डिफरेंट निकालते हैं, डिफरेंट निकालेंगे तो हम देख रहे हैं 75 में, इसको हम यहाँ लिख दें 5250, तो डिफरेंट यहाँ से निकाल सकते हैं 5, 14 में से गए 7 और 1, ठीक है 175 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। अब हमें प्रतिशत पूछा है तो 175 बटे हम कास्ट प्राइस से नीचे रखेंगे 5250 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कटा देते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 इक्का 5 इक्का 5, 5 पचे 25, 105। फिर हम कटा देते हैं 35, 35 दिया 105, 35 सत्ते 35 पंचे, 35 से घटाएंगे तो 35 में 5 बार में ही कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10/3, 10/3% की हानि होगी। तो 10%, इसको हम अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन देखिए 3 3 है, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 संख्याओं का औसत 8.5 है, दिया गया है। यदि 63 को गलती से 25 63 को गलती से 25 के लिख, अच्छा सॉरी, इसका मतलब है गलत हो गया यहाँ टाइपिंग। कह रहा, इसका कहना है कि 63 के स्थान पर 63 को गलती से 25 लिख दिया गया है, ये गलत है। 63 को गलती से 25 लिख दिया गया हो तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो हम ये देख रहे हैं, ये 25 63 से क्या है, कम है। 63 से 25 कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा औसत है और ज्यादा बढ़ेगा, औसत हमारा और ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारा मूल औसत कितना है, 8.5 है। ठीक है, अब इसमें स्मार्ट वर्क यही है कि ये 63 क्या है, 63 होना चाहिए इसमें, और जो जो गलती लिखा गया है इसको हम माइनस करते हैं। यहाँ से हमें ये डिफरेंट, सिर्फ इसका डिफरेंट निकालें तो हमारा हो जाएगा 8 और 3 38, ये हमारा डिफरेंट 38 आ गया। अब ये 38 इनको जो भी इनका औसत होता, औसत या 19 संख्याओं का जो योग होता उसमें 38 और ऐड होता, 38 और ऐड होता। और क्योंकि 63 की जगह 25 लिख दिया गया तो 38 हमारा कम था, तो हमारा पहले औसत 8.5 था। तो अब नया औसत जो होगा, हम अब 38 को हम 19 लोग को अगर बांटेंगे तो हम 19 लोगों को 19 से बांटेंगे तो हम 19 से भाग देते हैं, तो सबको सबको 2-2 और मिल जाएगा, सबको 2-2 और मिल जाएगा। पहले 8.5 था, तो इसमें 2 ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐड हो गया। तो ये मेरा नया औसत हो गया। देखिए इसको हम पूरी तरह से बता ही देते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है 19 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो हम 19 गुणे 8.5 लिख सकते हैं। यहां से जो इनका योग आएगा, इसमें हम कह सकते हैं ये 25 63 की जगह 25 रखा गया है, 63 की जगह 25 रखा गया है। इसका मतलब है हमारा जो औसत है वो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि 63 बड़ा है, हमें रखना चाहिए सर 63 की जगह हम 25 रखे हैं, तो कितने का डिफरेंट रखे हैं, तो डिफरेंट यही है, इन्हीं का डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट कितना आया है, इनका डिफरेंट आया है 38। ये 38, इस 38 को हम अगर 2 से भाग दे 19 लोगों में बांटेंगे, 38 को 19 लोगों में बांटेंगे तो 2-2 और सबको मिलेगा। तो जितना औसत पहले था उसमें 2-2 हम ऐड कर सकते हैं, और 2-2 ऐड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। इसको लगाने का तरीका यही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ये है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 330 और अन्य दिनों में औसतन 240 लोग आते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का लॉजिक है। रीजनिंग का लॉजिक, कैलेंडर आप लोग पढ़ रहे हैं, कैलेंडर के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए हमारे पास महीने कितने प्रकार के होते हैं, महीने हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक 28 का महीना होता है, एक 29 का महीना होता है, और एक 30 का महीना होता है, और एक 31। हमारे पूरे वर्ष में यही हमेशा हो, चाहे लीप वर्ष हो या कुछ भी हो, कुल मिला के इसके अलावा और कोई मंथ में और कोई महीना नहीं आएगा। देखिए अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर दिन दिन कितने होते हैं, हमारे दिन होते हैं 7 दिन। हम जानते हैं 7 दिन के बाद फिर 8वां दिन अगला फिर से शुरू हो जाता है। हर 7वें दिन के बाद रिपीट होते हैं, हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। तो हम जानते हैं 28 दिन में अगर रिपीट होंगे तो ऐसी कोई ऐसे कितने, हम ये चेक करेंगे इसमें एक दिन कोई ऐसा हो जो एक्स्ट्रा आया हो। एक्स्ट्रा मतलब देखिए अगर हम महीना, अगर मेरा सोमवार से चालू हो रहा है, इसमें इसमें देखिए अगर सोमवार सोमवार को हम लेते हैं, सोमवार हमारा कितनी बार आएगा, 7 चौके 28,
कट गया, मतलब हमारा अगर 1 तारीख से सोमवार है तो हमारे हमारे महीने में सिर्फ 4 बार ही सोमवार आएंगे। चार चार बार, सारे सारे दिन 4 4 बार ही आएंगे। अगर ये महीना 29 का होगा तो एक दिन 4 4 बार तो सभी दिन आएंगे, लेकिन एक एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। एक दिन ऐसा जरूर होगा जो एक 5 बार आएगा, क्योंकि 29 का महीना है। तो जो हमारा अगला दिन कौन सा दिन 5 बार आएगा, वो दिन होगा जो हमारा पहली तारीख को पड़ेगा। जो हमारा पहली तारीख को पड़ेगा वही, क्योंकि 28 दिन में तो सारे के सर्किल खत्म हो जाएंगे, तो अगले अगले दिन वही आता है जो फिर से शुरू किया होगा। तो 29 तारीख को वही आएगा। तो 29 तारीख को इसमें इसमें ऐसी कोई एक दिन, इसमें एक ऐसा दिन जरूर होगा जो इस महीने में 5 बार आया होगा, इसमें एक बार ऐसा दिन होगा। इसी तरीके से हम 30 तारीख को देखेंगे तो 30 तारीख को हमारा ऐसा, 28 के बाद कितना है 2 दिन, तो इसमें जरूर 2 दिन ऐसे जरूर होंगे जो 5 बार आए होंगे। वो कौन से होंगे, वो आखिरी के 2 दिन होंगे। और शुरुआत के 2 दिन, जो 2 दिन होंगे वही दो 5 बार आएंगे। जो 2 दिन होंगे वो 5 बार आएंगे। इसी प्रकार हम 31 वाला देखेंगे। 31 वाले में ऐसे 3 दिन होंगे, ऐसे हफ्ते के 3 दिन होंगे जो 5 बार आए होंगे। 3 दिन जो होंगे वो 5 बार आए होंगे। तो अब हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसको उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है जो 30 दिन का महीना है, 30 दिन वाला महीना है। अभी हम 30 दिन वाले में बताएं आपको, 28 2 30, 28 होगा तो 4 4 बार, 28 से एक्स्ट्रा होगा जितने दिन वही होंगे। तो इस 30 दिन वाले में से 2 दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। ठीक है, जो 2 दिन होंगे 5 बार आएंगे। तो कह रहा है शनिवार से शुरू हो रहा है, तो 2 दिन वही शुरुआत के 2 दिन होंगे, शनिवार शनिवार उसके बाद रविवार। शनिवार और रविवार, ये जो शनिवार होंगे और रविवार, ये 5 बार आएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है रविवार को औसतन 330 और अन्य दिनों में 240। तो हम ये कह सकते हैं रविवार को अगर 330 आ रहे हैं, 330 रविवार को आ रहे हैं, तो रविवार कितने आ रहे हैं 5। हमें निकालना है औसत। हम औसत जानते हैं, टोटल में से टोटल का योग बटे टोटल की संख्या, मतलब सभी सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो हमें ये हम निकालने की 5 दिन में कितने लोग आते हैं, तो 5 दिन में रविवार को कितने लोग आते हैं, हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। उसके अलावा कह रहा है अन्य दिनों में 240। अगर 30 दिन है, 30 दिन वाला कोई महीना है, 30 दिन वाला अगर कोई महीना है और वो 5 दिन रविवार आ रहा है, उसमें अगर उसमें 5 दिन रविवार आ रहा है तो बाकी बाकी दिन कितने होंगे 25 दिन होंगे। तो 25 दिन हम कह सकते हैं, इसी में ऐड कर लें हम 25 दिन गुणे 25 दिन, नॉर्मल दिनों में कितने आ रहे हैं 240। तो यहां से हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 शून्य शून्य 5 टाइम 15, 5 टाइम 15 1 16, और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 25 शून्य 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 गुना 50 10 60, 6000 होगा। ये हम टोटल जोड़ते हैं, टोटल जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 5 6 7 76 50, 76 50 हमारा हो गया। टोटल दिन कितने हैं, टोटल दिन से हम भाग दे देंगे तो एक दिन का औसत निकल जाएगा। टोटल दिन कितने हैं 30, 30 से हम जब भाग देंगे इसको तो निकलेगा 3 3 दूनी 6, 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, मतलब 255। इनका जो औसत दिन होगा, औसत 255 लोग एवरेज में हर दिन आते हैं। इसको लगाने के लिए आप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। डेविएशन मेथड ये होता है, देखिए एक मेथड हम बता रहे हैं आपको। आपको क्या करना है, देखिए दिनों की संख्या हम यहां से निकाल लिए थे। दिन कितने होंगे 5 तो रविवार होगा, 5 हमारे क्या होंगे रविवार, और 25 तो नॉर्मल दिन होंगे। हम यहाँ से इसको कटा सकते हैं 1 और 5। हम दिनों की संख्या का अनुपात निकाल लिए, हमें निकालना है औसत, हम अनुपात निकाल लिए हैं। ठीक है, हम दिनों का अनुपात निकाल लिए हैं। हम ये जानते हैं 330 रविवार को आते हैं, ये हमारा रविवार वाला है और ये नॉर्मल दिन है। तो रविवार को 330 लोग आते हैं और बाकी दिन 240 लोग आते हैं। तो हम यहाँ से दोनों को योग कर सकते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे 300, ये हमारा, हम इसको कह सकते हैं ये एक दिन रविवार है, बाकी 5 दिन अन्य दिन है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 330 प्लस इसका करेंगे 24 पंचे 120, मतलब 1200,
यहाँ से ऐड करेंगे, हो जाएगा 12 3 15, 1530, यही होगा 12 3 1530। अब इसको हम भाग करेंगे किससे, इन दोनों के योग से, क्योंकि हम इन दोनों को बेस मान लिए हैं। 5 1 6, 6 से हम भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 255 हमारा ऐसे भी आ गया है। ये है स्मार्ट वर्क। ये आप एग्जाम में ये अप्लाई करेंगे, वो आपको समझाने के लिए और समझने के लिए है, बाकी आपको जैसे पसंद आए वैसे आप करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एडवांस का है। एडवांस का चैप्टर आपका हम एडवांस भी चालू करेंगे, आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों साथ में लेकर चलेंगे। अभी आप प्रैक्टिस करिए, हम आपको बेसिक से पूरी तैयारी कराएंगे। अभी आपको प्रैक्टिस में हम दिखा दे रहे हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको। देखिए इसमें दिया है 14 सेमी व्यास वाले एक गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें परिगत, पहली बात परिगत, ये देखिए इसमें वर्ड का बहुत बड़ा खेल होता है। आपको क्वेश्चन आता रहेगा लेकिन एक एक ऐसा ऐसा वर्ड बोल देगा जो आप नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए परिगत का मतलब ये होता है कि जैसे एक गोला है, गोला नहीं लग रहा है, ये एक गोला है और इसके परिगत मतलब इसी के बराबर एकदम ये बेलन है। ये इसका कहने का मतलब ये है, जो बेलन का नीचे का क्षेत्रफल है और ऊपर का क्षेत्रफल है, दोनों को टच करेगा और इसके जो बॉर्डर है इसके दोनों टच करेंगे, यही है इसका मतलब। ये हम कह सकते हैं कि अगर इसका व्यास, गोले का व्यास जो गोले का व्यास है वो इसके हाइट के बराबर हो जाएगा और त्रिज्या दोनों की समान हो जाएगी, समान त्रिज्या हो जाएगी। गोले का और बेलन का त्रिज्या अगर समान हो जाएगा और हाइट उसके समान हो जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा परिगत। इसका मतलब हो जाता है परिगत। देखिए अब कह रहा है 14 सेमी व्यास अगर 14 सेमी का है तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी कितनी, 7, यहाँ से 7, यहाँ से 7, त्रिज्या हमारी 7 हो जाएगी। और बेलन की हाइट जो हो जाएगी हमारी 14 हो जाएगी, बेलन की हाइट 14 हो जाएगी। और कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें अब बेलन का ये हाइट 14 है और त्रिज्या हम बताए जब समान है तो ये जो जितनी गोले की त्रिज्या है उतनी बेलन की भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या हमें पता चल गई है। हम जानते हैं बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम रख देंगे 22/7। आर का मान दिया है, आर का मान हो जाएगा 7/7 और एच का मान दिया है 14। यही हमारा हो जाएगा बेलन का आयतन। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके कटा देंगे सब जो कट रहा है। 22 × 154 × 14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक और स्मार्ट वर्क इसमें परीक्षा में ये जरूर ध्यान देना चाहिए जो आपका समय बचा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करिए, आप यहाँ से ऑप्शन चेक करिए, यूनिट डिजिट जो है। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 से तो क्या होगा हमारा 6 आएगा। 6 ऑप्शन, ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है जो इकाई के अंक पे 6 आए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काट के यहाँ से सीधा आंसर मार करके चले जाएंगे। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2156। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एडवांस का भी ये भी है, कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप। एक इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, कुछ फार्मूला हैं उसको याद रखना पड़ेगा। उसको हम जब आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए त्रिभुज का परिमाप, ये फार्मूला होता है आर बराबर, स्मॉल आर मतलब होता है, स्मॉल आर बराबर होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है और कैपिटल आर हमारा होता है परिवृत्त का त्रिज्या। ये हम मानते हैं एडवांस में जब हम आपको सॉल्व कराने लगेंगे तो हम ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं
अंतवृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल अपान यस। डेल अपान यस। डेल हमारा जो है ये क्या है, क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यस जो है हमारा क्या होता है, यस हम जानते हैं क्या होता है, अर्ध परिमाप, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो हमें अगर परिमाप दिया है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल, ठीक है, हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या दिया है और अर्ध परिमाप दिया है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं डेल बराबर आर इंटू यस, डेल बराबर आर इंटू यस। यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या दी है कितनी है, 3.5, 3.5 और अर्ध परिमाप निकालना है। तो हमारा अगर परिमाप 28 है तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 14, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा, 28/2 तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 बचे 70। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से हम ये 3.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना भी आपको बता रहे हैं स्मार्ट वर्ड से। 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, 35 को हम करेंगे 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7 बराबर 49, 49। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए इसमें फार्मूला पे था, ये सब फार्मूले पे हैं। फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपकी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। फार्मूला याद नहीं किया जाता है, ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है तो अपने आप, ये जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है, AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 8 सेमी, एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना है। देखिए यहाँ भी अंतर्वृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर का जो वृत्त होता है। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कुछ है ऐसे रूल है, आपको याद कराएंगे हम। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ये बन गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज। अब जो कह रहा है उसको हम लिख देते हैं। ये क्या है, समकोण है, ये समकोण यहाँ पे होता है, ये अगर समकोण है तो हम यहाँ भी माने, यहाँ सी माने, कोई दिक्कत नहीं है। बी को हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। कह रहा है ए बी बराबर 6 सेमी, ए बी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर 8 सेमी, ए सी बराबर 8 सेमी दिया है। हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में हम कई सारे ट्रिपलेट याद करते हैं, जैसे 3 4 5 6 8 10, ऐसे ही बहुत सारे 12 35 37, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। तो हम ये देख रहे हैं अगर हमें लंब और इसका मिल गया है तो हम यहाँ से कर्ण का निकाल सकते हैं ट्रिपलेट डायरेक्ट। बाकी इसको निकालने का तरीका तो आप जानते ही हैं, यही होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा। हम एक ट्रिपलेट जानते हैं 6 8 10, 6 और 8 10 का ट्रिपलेट जानते हैं। तो हम जानते, यहाँ से कह रहा है इसके अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, सॉरी परिमाप पूछ रहा है, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा त्रिज्या, वृत्त का परिमाप निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा ये देखते हैं। देखिए ये इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए एक स्पेशल फार्मूला ये है कि स्मॉल r बराबर होता है ये लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2, ये फार्मूला आप लोग को याद करना है। तो लंब हमारा कितना है 6, आधार कितना है 8 और माइनस कर्ण कितना है 10 अपॉन 2। यहाँ से हम निकालेंगे r का मान निकालेंगे। 8 6 14 में से 10 गए 4/2, 4/2, यहाँ से 2 से 2/2। ये जो 2 आया ये हमारा क्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या निकल गई है। हमें वृत्त का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। वृत्त का परिमाप होता है कितना 2 पाई r होता है। तो 2 पाई का 2, हमें देखिए ऑप्शन, हम ऑप्शन को भी ध्यान से देखते रहेंगे ना तो हम बिना मतलब के फिजूल के कैलकुलेशन में बजे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान पाई में रखा है तो हमें पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, तो हम पाई को पाई लिख सकते हैं। और हमारा त्रिज्या कितना आया है, त्रिज्या हमारा आया है 2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि
वृत्त का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसमें ये फार्मूला था, इस फार्मूले को आपको जानना है। अगर आप ये फार्मूला जानते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। बस 6, 8, 10 जहां देखो ये समझ जाओ ये ट्रिपलेट है और ये समकोण त्रिभुज ही है। और इसमें कह दिया है तो और अच्छा बात और अच्छी बात है। देखिए जो कह रहा है उसको कर दीजिए पहले। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। यहाँ से हमें क्या मिलता है, इनकी भुजाओं का अनुपात मिल गया। अब देखिए कह रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या निकालना होगा। अगर हमें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का त्रिज्या, परिवृत्त के लिए हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। और कैपिटल आर बराबर हमारा होता है कर्ण का आधा, कर्ण का आधा। कैपिटल आर हमारा क्या होता है, कर्ण का आधा। तो हमारा कर्ण कितना है, 10 है, 10 का आधा। जो हमारा कैपिटल आर निकलेगा यहाँ से 5 निकलेगा, क्योंकि 10 का आधा हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये 5 और ये 5 हमें यहाँ से पता लगी। हम जानते अगर हमें कैपिटल आर, परिवृत्त का मतलब होता है जो बाहर से पूरी टच करें, ये यहाँ से, तो यहाँ से टच करेगा तो ये हमारा हो जाएगा परिवृत्त। और परिवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर यहाँ पे स्मॉल आर है, स्मॉल अगर अंतःखंड हो तो अंतःवृत्त होती तो स्मॉल आर, परिवृत्त है तो कैपिटल आर हो जाएगा। हम ये स्मॉल आर और कैपिटल आर को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें ये जानना है ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ऑप्शन भी देखेंगे, ऑप्शन हमारा क्या है, पाई में दिया है, तो हमें पाई को नहीं छूना है, पाई को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। आर का मान हमें पता चल गया यहाँ से 5, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 25 पाई, 25 पाई जो है ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 25 पाई। तो 25 पाई हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। देखिए हम जब हम ये मैथ को आप बढ़िया से पढ़ाएंगे तो हम इस ये सारे फार्मूले को याद करवा देंगे आपको, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये सब बहुत आसान होती है। यही सब क्वेश्चन अगर मिक्स हो करके आते हैं, समय बचाते हैं आपका। अगर आपको फार्मूला याद है, आप दो सेकंड में काम करके निकल जाओगे और आपका समय बच जाएगा। चलिए देखिए, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम समझते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज हम जानते हैं हर साल वही लगेगा, 7.5% है, तो हर बार 7.5%, चाहे 3 साल हो 2 साल हो, हर बार वही बनता चला जाएगा। तो 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष और 5 वर्ष। अगर एक वर्ष में 7.5% का है तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल परसेंटेज निकलेगा। तो हम ये जानते हैं कि हर साल अगर 7% नहीं मिल रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ वर्ष का डिफरेंट कितना है, वर्ष का डिफरेंट हमारा कितना है, 1 वर्ष का। और ये 1 वर्ष का जो डिफरेंट है ये 7% के बराबर है, क्योंकि एक वर्ष में रेट कितना है, 7.5% है, 7.5% है। तो ये इसी की वजह से हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा अधिक मिलता है, इसी की वजह से अधिक मिलता है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये 4 वर्ष है और ये 5 वर्ष है, रेट हमारा अगर समान है तो रेट 1 वर्ष का जो जितना ब्याज होगा वही हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा हमें दिया कितना है, एक्स्ट्रा हमें दिया है 375। 375 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल के नीचे ये टोटल वैल्यू है, वैल्यू का अनुपात, वैल्यू का प्रतिशत कितना दिया है, 7%, 7.5%। आप लोग को ये हम बता दें मतलब कि एक वर्ष में एक वर्ष का ब्याज ही डिफरेंट होगा इनका, क्योंकि एक वर्ष में जो ब्याज होगा
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल ब्याज समान रहता है। तो जो इन दोनों में वर्ष का डिफरेंट कितना है, एक, तो हमें एक वर्ष में कितना प्रतिशत का ब्याज लगता है, 7.5% का ब्याज लगता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं और हमें निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन निकालने के लिए हम जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा। 25 3 75, 25 चौके 100, 40, और ये 3 से घटाएंगे तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 125 चौके 5, 50, 5000 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, जो एक वर्ष में ब्याज मिला है वही डिफरेंट है इनका, क्योंकि हमें कह रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जो हमारा रेट होता है वो समान ही रहता है, हर साल 7.5% के रेट से ही बढ़ता है। तो ये जो 375 रुपये मिला है, ये मुझे क्यों मिला है, क्योंकि एक साल का डिफरेंट है। एक साल में जो प्रतिशत होगा वही हमें अधिक मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। वही आएगा। देखिए, ये मिश्रण का क्वेश्चन आ गया है। मिश्रण का क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। मिश्रण का कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए, कह रहा है टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 21 लीटर। 21 लीटर हमारा क्या है, मिश्रण है। मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। 2/3 भाग दूध है, तो यहाँ से दूध कितना है, दूध हमारे यहाँ से निकालेंगे 3 से 21, दूध हमारा हो जाएगा 14 लीटर। 14 लीटर दूध हमारे पास है। अब कह रहा है 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी। तो टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 21 है। 4 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो हमारा अब टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 25। हम ये कह सकते हैं कि दूध हमारा 14 लीटर है, कितने में से, 25 लीटर में। 25 लीटर में हमारा दूध 14 लीटर है। तो यहाँ से अगर हम प्रतिशत निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कटाएंगे, 25 चौका 100, 14 चौका 56%। कितना, 56%। 56%। 56% दूध है इस पूरी मात्रा में। अब नए वाले मात्रा में 56% है, तो 56 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा, 56% रह जाएगा। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो कह रहा है उसको हम लिखते हैं। ये अनुपात अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। देखिए, इसको ऐसे लगाया जाता है, पिता और पुत्र की आयु, पिता को एफ और पुत्र को यस, सन ना। यहाँ से इनका अनुपात दिया गया है, कह रहा है 4 गुनी है। अगर सन 1 है तो पिता कितना है, 4। और क्या कह रहा है, 20 वर्ष के बाद उनकी आयु में पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी रह जाएगी। तो पुत्र की आयु 1 और इसकी 2, ये कब होगी, जब 20 वर्ष हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं, जैसे आप ये जान लीजिए, आप 2 भाई हैं। आप अगर 2 भाई हैं, अगर आपसे आपका भाई 2 साल अगर बड़ा है तो ये पूरी लाइफ 2 साल ही बड़ा रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। हम ये जानते हैं, क्योंकि हम अगर अपने भाई से 2 साल छोटे हैं तो हमेशा 2 साल छोटे रहेंगे, क्योंकि हर साल जितना हम बढ़ेंगे उतना वो भी बढ़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ से इनके अनुपात का जो डिफरेंट है, यहाँ पे ये यहाँ से तीन का डिफरेंट है और यहाँ पे 1 का डिफरेंट है। तो हमें अंतर को समान करना है। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंतर से ऊपर नीचे, इनके अंतर से इसमें गुणा, इनके अंतर को इसमें से गुणा करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो उनके बीच का जो अंतर है वो समान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 1 का इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 1 का 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंट है कितना है,
3 का, और यहाँ पे जो डिफरेंट है कितना है 3 का। अब हम ये देख कह सकते हैं कि ये अब हमारा समान हो चुका है। अब यहाँ से क्या निकलना है, कह रहा है 20 वर्ष के बाद ये वाला जो डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट कितना है 2 का, यहाँ पर डिफरेंट कितना है 2 का। हमारा जो अंतर होगा समान होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 4 वर्ष पहले था, 2 वर्ष बाद 6 होगा, ये भी 1 वर्ष था तो 1 वर्ष बाद कितना, 2 वर्ष बाद कितना होगा 3 होगा। ये हमारा अनुपात सही आ गया। अब यहाँ से हमारा ये दो दो तो हम यहाँ ये रेशियो जो मान है यहाँ से आ रहा है, लेकिन 2 की हमें वैल्यू दिया गया है, 2 का वैल्यू कितना दिया गया है 20, 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 20 है। हम यहाँ से कटाएंगे तो 10, 1 का वैल्यू हमें पता चल गया, 1 का वैल्यू अगर 10 है, 1 का वैल्यू 10 पता चल गया। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु यही है, ऊपर वाली, यही ऊपर वाली तो वर्तमान आयु है। तो एक वैल्यू को मान 10 है तो हमें दोनों का निकालना है, तो यहाँ पे एक एक जीरो चिपका दो, एक एक जीरो चिपका दीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर वही बस जीरो बढ़ता है। हमारा हो जाएगा 40 और 10, मतलब पुत्र की आयु 10 होगी और पिता की 40। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसमें बस वही है, अंतर को समझना है, लॉजिक यही है कि इनके अंतर को बराबर करना है। अंतर बराबर हो जाएगा तो हम आंसर को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना होगा। 1600 की राशि है, यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज ही है, साधारण है तो हम सीधा कह सकते हैं एक साल में अगर 5% है तो 6 साल में कितना प्रतिशत होगा 30%, 6 गुणे 5%, 6 गुणे 5% कितना हो जाएगा 30%। जो हमारा ब्याज होगा 6 साल में 30% बढ़ जाएगा। तो हमारी राशि कितनी है 1600 है, 1600 का हमें 30% निकालना है। 30% निकालने के लिए हमें 30/100 से पूरा करना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 16 3 48 480 रुपये हमें ब्याज प्राप्त होगा। कितने साल के लिए 6 साल के लिए 480 रुपये ब्याज होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100, जहाँ पे आर रेट है, P प्रिंसिपल है, टी फॉर टाइम। एसआई मतलब ब्याज, साधारण ब्याज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर के लंबे पुल को पार करने में के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हमें रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है। हम आपको पहले समझाते हैं कि अगर किसी पुल को पार करेगी या किसी खंबे को पार करेगी तो दोनों में क्या अंतर है। देखिए अगर पुल को पार करती है तो लंबाई, मान लीजिए ये हमारी एक पुल है या प्लेटफॉर्म है, कुछ भी कह लीजिए, और ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी हो गई, ठीक है, ये हमारी गाड़ी हो गई। अगर जब गाड़ी पुल को जब पार करेगी ना, तब ये गाड़ी पुल की लंबाई जो होगी उसको और अपनी लंबाई ये दोनों को पार करेगी, तब जाके ये कहा जाएगा कि ये पार कर गई है। तो कह रहा है कि 90 किमी प्रति घंटा की चाल से, अगर चाल हमारा 90 किमी प्रति घंटा में है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में पहले बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 5/18 को से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18×90 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। हमारा क्या हो गया वेग हो गया, हमें 25 मीटर प्रति सेकंड वेग पता चल गया है। कितने समय के लिए, कितने समय में पार कर रही है 10 सेकंड में। 25 तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, मतलब ये पूरी गाड़ी कितनी दूरी तय की है, इसको हम निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी चाल को समय से गुणा करेंगे तो उनकी टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया 250 मीटर आएगा, क्योंकि हमने ये इनकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल दिया है। तो 250 मीटर ये पूरी दूरी को तय किया। 250 में 100 मीटर तो पुल ही है, 100 मीटर क्या है पुल ही है। तो पुल को पूरी दूरी में से पुल वाली दूरी को अगर माइनस करेंगे तो हमारी
गाड़ी की लंबाई को पता चल जाएगा, हमारी ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। तो हमारी 250 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। 150, तो ये 150 ही क्या है, हमारी ट्रेन की लंबाई है। हम आशा करते हैं आपको समझा पाए होंगे। और ये पहला सेट था, इसको हम बहुत ज़्यादा स्लो से पढ़ा दिए हैं आपको, क्योंकि आप सभी का शिकायत था कि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा आसान, बहुत आराम आराम से पढ़ाए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, और आगे वाला जो सेट होगा हम उसको थोड़ा और फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी स्लो स्लो पढ़ाने में मुझे मुझे खुद ही दिक्कत होती है। स्लो पढ़ाने का मन नहीं करता है हमारा। हम चाहते हैं थोड़ा और तेज चलें। आप सब तेज चलेंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। चलिए, जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें तेज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हमें तेज ही करना है, इसीलिए तो प्रैक्टिस होता है। और आप लोग अब हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और अपने करीबियों के साथ शेयर करिए, और हमारे कनेक्टिव एग्जाम्स में जुड़े रहिए। हम आपको सफलता दिलाने में योगदान देना चाहते हैं आपका। और चलिए, बाकी आपसे बातें हमेशा होती रहेंगी। चलिए, धन्यवाद। करेंगे।